हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए थे। इस टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पफुल होगा। वही आपका आर ओ जो एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ जो लोग यूपी से 2025 देने वाले हैं अक्टूबर वाला, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करेंगे, अपने प्रश्नों को वन बाय वन करके देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 25। कह रहा है कि जो सहकारी समितियां हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। तो बताना है कि कौन सा शर्तें हैं। तो ध्यान दीजिएगा सहकारी समितियों के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है, दो ऑप्शन है इसमें, कि 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2011 के द्वारा संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया। ठीक है, ये ठीक है, 9 को जोड़कर सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, अब दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन से बताना है आपको कि कौन सा आपका सही है। केवल एक, दो, एक और दो दोनों, हाँ, नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा सहकारी समिति से संबंधित, है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यानी 97वां जो संविधान संशोधन था उसके अधिनियम से उसको ऐड करके इन 2011 में भी, ठीक है, इसको नए खंड को जोड़ा गया और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन एक और दो दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक आर्टिकल आपसे पूछा हुआ, प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है अनुच्छेद 127, 126, 139 या 122, चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाक से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 122। ठीक है, अनुच्छेद 122 जो है इसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके द्वारा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है। ठीक है, जो न्यायिक सदस्यों की संख्या है ना, तो कितनी कर दी गई है। ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5, है ना, 2, 3 या 7। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाक से बताइए कितना किया गया है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितना कर दिया गया, 3। इसके पहले जो देखिएगा, ये जो आपका 2019 का अधिनियम है, ये अधिनियम क्या है, तो 1993 का जो अधिनियम है ना, उसमें संशोधन करके इसको किया गया। इसके पहले जो संख्या थी वो 2 थी। कितनी थी, संख्या 2 थी। अब बढ़ा के नया वाला कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ कर दिया है कि कम से कम इसमें जो है एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, एक महिला का होना भी अनिवार्य है। तो 2-3 बातें अन्य जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितना कर देगा, 3। तो ये 2 से 3 किया गया है और अधिनियम जो 19 वाला है संशोधन किसमें किया गया था, 1993, और एक इसमें महिला का होना अनिवार्य है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 28। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास किया गया था, है ना, सिविल सेवा के लिए। तो चार्टर एक्ट का जो 1813, है ना, एक्ट जो 1853, चार्टर एक्ट 35 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फटाफट से बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1835। इसके द्वारा जो है सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना। ठीक है, कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना, जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह और हैदराबाद रियासत का भारतीय सैन्य में विलय। इसको क्या करना है, इन तीनों को क्रम में आपको सेट करना है। क्रम में तभी आप सेट कर पाएंगे जब इनका आपको क्या पता हो, डेट पता हो कि कौन कौन से डेट में कौन सा घटित हुआ है। तो चलिए आपको पहले डेट बताते हैं, फिर आपको हम इसका आंसर बताते हैं। बात करें कश्मीर रियासत की, ठीक है, सबसे पहले देखिए जूनागढ़ जो जनमत संग्रह है ना, ये फरवरी 1948 का है। कब का है, फरवरी 1948 का। जूनागढ़ जो रियासत का जनमत
संग्रह है। उसके बाद से इसमें अन्य व्यक्ति है, जैसे हैदराबाद रियासत का विलय की जब बात किया जाए, हैदराबाद रियासत विलय ये जो है सितंबर सितंबर 1948 की बात की गई यहाँ पे। और जो ये जो विराम का है वो दिसंबर 1948 का है, ठीक है। तीनों डेट अगर आप देखें 1948 का ही है ना। लेकिन डेट को लेके थोड़ा सा ये है, ये वाला आपका 48 तीनों है, उसमें जो है आपका सितंबर जूनागढ़ वाला को बताया गया फरवरी, ठीक है, फरवरी। और इस वाले में हैदराबाद वाले में सितंबर बताया गया, हालांकि कई जगह इसको अन्य स्रोत में नवंबर भी दिया गया है। और ये जो आपका कौन सा हो जाएगा, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो इस हिसाब से अगर आप अरेंज करेंगे तो 2 3 1 कौन सा सही बैठेगा, आपका डी वाला 2 3 1 आपका ये सही उत्तर बैठेगा। तीनों को तीनों घटनाएं जो है आपका 1948 की है, ठीक है। बस इसमें मंथ का अंतर है। मंथ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जूनागढ़ वाला जो आपका फरवरी का है, इसको फिलहाल पे यहाँ पे जो बताया गया वो सितंबर, लेकिन कहीं कहीं कई जगह पे इसको नवंबर भी बताया गया। और ये वाला जो है पहला वाला कश्मीर रियासत वाला आपका कौन सा है, दिसंबर का है। तो इस हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया? किस परिस्थिति में किया गया था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो, क्विट इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम और चार्टर एक्ट 1833। वो फटाफट से बताइएगा, ये जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल को जो है कब दिया गया था, किस एक्ट के अंदर आपको दिया गया था? प्रश्न संख्या 30, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अधिनियम, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके तहत जो है ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला अगर बात करें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इस तरह का अधिकार प्राप्त करने वाला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से है, 31 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? ठीक है, राष्ट्रपति का जो डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, इसमें क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, किसी विधेयक को रोक कर रखना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, कूट हमें चयन करना है कूट को। एक कह रहा है 1 और 4, 2 और 4, 1 2 3, या फिर उपयुक्त सभी चारों को चारों ऑप्शन। फिर से एक बार देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियों के बारे में चारों ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसे कौन सा आपका सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला तो इसमें जो सही होगा बता दें ऑप्शन, दूसरा सही है, और उसके साथ साथ कौन सा सही है, चौथा सही है, ठीक है। तो बी यानी 2 और 4 आपका बी सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या इसमें चीज़ें करी गई हैं। तो जो रोक के रखने वाला है, विधेयक को रोक कर रखने वाला, ये संविधान के 100 आर्टिकल अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का ये की शक्ति है ना। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसमें जो अन्य विषय है, इसे परामर्श पर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए कहना, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों आपका इसमें नहीं होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा विधेयक की स्वीकृति देना, ये दोनों इसमें नहीं होगा। क्लियर है। डी इसका सॉरी बी इसका सही उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, जनगणना वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाक से उत्तर दीजिएगा। कह रहा है नगरीकरण प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा किसमें है, और उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है संक्षिप्त वाला। ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल की मैराथन क्लास है चैनल पर, जाके देखिए, एक कंप्लीट क्लास है। एक बार देख लेंगे तो यूपी स्पेशल का आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, और चैप्टर वाइज भी है, वो भी क्लास चाहे तो आप देख सकते हैं। 32 नंबर, वो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है गाजियाबाद। 32 का डी जो है गाजियाबाद हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 67% है, ठीक है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं। कानपुर नगर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, लगभग 65 कुछ है, और लखनऊ में 66 है, ठीक। और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध नगर में आपका 59 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये आपका गाजियाबाद में। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर। मूरलैंड कहाँ अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है? ये कहाँ पाया जाता है मूरलैंड, है ना।
तो ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा या रूस में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, मूरलैंड जो यहाँ पर स्थित उच्च भूमि है। मूरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ नहीं पाए जाते हैं। मूरलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ये एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है ग्रेट ब्रिटेन की। अगला प्रश्न जो है 34 नंबर, पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? तो जलवायु, पोषक तत्वों की उपलब्धता, सूर्य ताप, है ना, या फिर बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारितंत्र को कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ये जो है प्रभावित करेगा आपका सूर्य तप। जो सूर्य तप है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्या? उसकी उत्पादकता को। अगर बात करें सूर्यताप की अगर कमी होगी तो पारितंत्र की जो उत्पादकता और जैव विविधता है वो दोनों में कमी आएगी। यानी सूर्यताप ये है, अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होता है, उत्पादकता भी इसकी बढ़ेगी। अगर ये माइनस होगा कि ये उत्पादकता और बाकी चीज़ें भी उसमें पारितंत्र में कमी होगी, जैव विविधता में भी कमी होगी। ठीक है, तो इस सूर्यताप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? क्या मीन? मछली, सीधा सीधा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो मिलते जुलते तो मछलियों भी जैसे हैं, लेकिन वो जो है वो फिश नहीं होते। जैसे ऑप्शन पहले देख लीजिए, सिल्वर फिश, केटल फिश, फ्लाइंग फिश या स्टार फिश। चार नाम दिया हुआ, इसमें से पूछा है कौन सा एक जो है मछली है। इसमें जो है आपका जो नाम है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश क्या है यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये एक मीन है यानी मछली है। कुछ ऐसे जो नाम है आपके, है ना, कुछ ऐसे नाम है, ये अन्य नाम जो मिलते-जुलते मछलियों की तरह हैं, लेकिन ये जो है क्या नहीं है, मछलियाँ नहीं है। जैसे सिल्वर फिश, केटल फिश, स्टार फिश, है ना, इसी तरह से और भी क्राई फिश है ना, उसके बाद से रेजर फिश है। इस तरह के कुछ मछलियाँ हैं जो नाम मछलियों की तरह है, लेकिन ये ओरिजिनल में नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इधर सही पूछा है, तो कह रहा है प्रतिगामी करारोपण, है ना, आनुपातिक जो करारोपण है, प्रगतिशील वाला, और कह रहा सही सभी सही सुमेलित है। ठीक है, सभी सही सुमेलित है। तो पहले का जो है कह रहा है आय वृद्धि के साथ क्या होगा, कर की दर को घटा देना। दूसरे में कह रहा है आय में परिवर्तन होने के साथ भी दर को अपरिवर्तित रखना। और प्रगतिशील में कह रहा है आय में वृद्धि के साथ कर पे वृद्धि करना। ठीक है, आय में वृद्धि दोनों बढ़ेगा, आय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें अपरिवर्तित रह रहा है, और वृद्धि के साथ कर दर को हटा देना। यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों अपने आप में सही सुमेलित है, कि तीनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट तीनों के तीनों सही है। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिजिकल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, पीक्यूएलआई का परिकलन किसके द्वारा किया गया था? नाम से रिलेटेड पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है महबूबुल हक, अमृत सेन, है ना, मॉरिस डी मॉरिस या एडम स्मिथ के द्वारा। आपको सही उत्तर बताना है, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉरिस डी मॉरिस द्वारा इसको किया गया था 1979 में। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को जो है इसको उन्होंने प्रकलित किया था, या फिर कह लीजिए इनके द्वारा इसको लाया गया था 1979 में। ये ईयर भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये इंडेक्स के बारे में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रश्न क्या 38, 38 में क्या कह रहा है। तो एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित तथ्य दिया हुआ है। अभी इसके पहले जो हम लोग देखे थे अभिलेख के बारे में देखे थे, उस अभिलेख में इन सब अभिलेख 30 राजाओं से संबंधित था, उस तरह का पूछा गया था। यहाँ पर क्या है, इनसे संबंधित तथ्य पूछा गया है। एक तरफ दिया हुआ है, पहले तो 4 ये आपका अभिलेख है, एरड़, मंदसौर, सोगौरा, गरुड़, और उसमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है, पूर्विक्ष, रेशम बुनकर, श्रेणियाँ, सती प्रथा का साक्ष्य, आगव धर्म का विघात, इस सारी चीज़ें इसको मैच करना है। ठीक है, तो मिलान करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे एरड़ अभिलेख की, एरड़ अभिलेख के सबसे पुराना अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का क्या होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। ए का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन के साथ अगर जाने की कोशिश करें हम लोग, तो ए का तीसरा सिर्फ हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बाकी 3 अभी बच जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, मंदसौर वाला है, तो मंदसौर एरड़ का होगा सती। मंदसौर की अगर बात करेंगे, मंदसौर अभिलेख भी ये संबंधित है, ये रेशम बुनकर वाले श्रेणियों से संबंधित है। उसके बाद से आपका एक और क्या है, सोगौरा। सोगौरा जो है संबंधित आपका दुर्भिक्ष से। ठीक है, दुर्भिक्ष से।
अब बची आपका गरुड़, तो गरुड़ वाला क्या है, भागवत धर्म का विकास। समझ में आ गया। ए का तीसरा था, बी का पहला, सी का दूसरा। बी का पहला, सी का दूसरा, तो बी का पहला आपका सिर्फ एक ही में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार जो हमने अभी मिलान मिलाए थे, आपको ध्यान रखना, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। इरेड आपका सतीश पर था, मंदसौर जो है आपका रेशम बुनकर से, सोगौरा जो है दुर्भिक्ष से, और गरुड़ जो है भागवत धर्म के विकास से। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखनी है। अगर जिन भी साथी को अगर याद हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। ना याद हो जो एक बार रिवाइज कर लीजिए जाके कि सारे जो अभिलेख हैं ये किन किन राजाओं से संबंधित हैं, है ना, किसके काल के हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, तो ये पे स्टार लगा दे रहे हैं। अगर जिनको याद है वो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं याद है तो आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न करा प्रश्न संख्या 39। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तेलियावाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कब की थी। स्टेटमेंट में आपको बता दिया पहले जी। तेलियावाला बाग हत्याकांड के समय जो माइकल ओडायर था, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई है, तो उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। सबको पता था। कब की गई है ये यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तीनों डेट भी ध्यान रखिएगा, मार्च का दिया हुआ है, ईयर सिर्फ आपको बताना है। 1941, 39, 40 या 48, चार डेट है। इन चार डेट में आपको बताना है कौन सा डेट में इन्होंने ये हत्या की थी। 49, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, मार्च 1940 में इसके द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या, इसके द्वारा उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, मार्च 1940 में ये जो है लंदन में इनको ये किया था इन्होंने, और इनको क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। किसको, उधम सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1936। इसमें सॉरी 40 नंबर है, प्रश्न पढ़िएगा। 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसके बारे में कथनों पर विचार करना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसमें क्या क्या नारा है उसको ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि 1936 वाला लखनऊ अधिवेशन, हाँ ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है इस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद है, ये नारा दिया था। ठीक है, तो ये नारा दिया था। और इसमें जो है आपका कौन सा सही है, ऑप्शन एक बार देख लीजिए। कथन आपने एक बार पढ़ ही रखा होगा, एक दो तो तीनों, एक और तीन, दो और तीन, या केवल सीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, साकिब मोहम्मद को बता दें कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक और तीन। ठीक है, एक और तीन क्यों, देखिएगा 1936 वाले इस अधिवेशन में जो बात की गई थी, पहला आपका इस अधिवेशन से सही है, कांग्रेस पार्टी में पूर्व करेंगे। तीसरा भी सही है, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। बी आपका गलत है, यानी सॉरी दूसरा जिसमें गलत, 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था, लेकिन ये कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कहाँ पर, फैजपुर अधिवेशन में इसको किया गया था, जो 1937 में हुआ था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये इसमें ऐसी नहीं है, इसलिए ये दूसरा हट जाएगा। दूसरा हटने के साथ आपका ये ऑप्शन कट गया था, कट गया था, केवल तीन ये पर तो दोनों सही था, तो एक और तीन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए, उसको संबंधित जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो आपको डाउट लगे तो उसको तुरंत रिलेट कीजिएगा। अच्छा ये वाला है, कि इससे मान लीजिए पढ़ जाता है, अच्छा ये इसके साथ नहीं है तो किसके साथ है, वो वाला भी आंसर आपको एग्जैक्ट याद रखें, तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे कि अगर पता होता है कि फैजपुर अधिवेशन में बातें कही गई, तुरंत आप काट देते हैं यहीं पे। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। ये भी प्रश्न जो पूछा हुआ है सूची वाला है, किसके समय का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय जो गठित हुई थी विभिन्न आयोग, उसमें जो आयोग है और उसके अध्यक्ष को सूची से मिलाइए, आयोग और अध्यक्ष। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको टेलीग्राम पर जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, और टेलीग्राम पर जो रेगुलर पोस्ट अपडेट होती है उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ये प्रश्न इस तरीके से मतलब आपके लिए हो जाएगा, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा आयोग कौन कौन सा, सिंचाई आयोग है, पुलिस आयोग है, अकाल आयोग, विश्वविद्यालय, कोई तरफ नाम दिया हुआ है। तो फटाफट चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैच करने के लिए, मैच करेंगे कौन किससे यहाँ पे मैच होगा।
तो देखिएगा, सिंचाई आयोग की अगर बात करेंगे हम, किसकी, सिंचाई आयोग, तो इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे। के बाद से सिंचाई आयोग का जो गठन है पहले जानिए 1901 में हुआ। 1901 में पुलिस आयोग है आपका 1902, यही बता दिया, ठीक है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है ये भी 1902 में किया गया, ठीक है। 1902 में सब उसी के आसपास का है, ठीक। अब इसके अध्यक्ष कौन 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 रहे हैं, कैसे रहे हैं, तो सिंचाई आयोग की अगर बात करें, है ना, तो कालिन स्क्राफ्ट, नाम इसमें दिख रहा है स्क्राफ्ट मानकृत का, इस वाले को इस कलर ले लेते हैं, सिंचाई आपका ये हो जाएगा। पुलिस आयोग का जो होगा इसमें एंड्रूज फ्रेजर, ठीक। अकाल आयोग की अगर बात करेंगे इसकी, अकाल आयोग, तो ये हो जाएगा आपका एंटोनी मैकडोनाल्ड। बचा आपका विश्वविद्यालय तो टॉमस रैले, ठीक है। अब इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा से ही आपका सही उत्तर मिल जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको अच्छे रूप से एक बार देख लेंगे, ए का ये तीसरा, ए का तीसरा था, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ये वाला आपका सेटअप आपको अच्छे से तैयार रखना है, इस तरह का आयोग और उसके ईयर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार का कारण में शामिल नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कारण तो ये नहीं था। पहला कह रहा है उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम जो मुस्लिम शक्तियां हैं उसमें अब्दाली से मिल जाना, मराठा सरदारों की आपसी जो एकता थी, है ना, अब्दाली का सैनिक संगठन तथा अनुशासन अत्यधिक उत्तम होना, मराठा सैन्य शिविर में खाद्य आपूर्ति न होना। तो इसमें ये कारण है ही नहीं है, मराठा सरदारों की आपसी एकता, ठीक है। मराठा सरदारों में जो है ना आपसी एकता की बात करें तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लोगों में खुद में परस्पर में लड़ाइयाँ होती रहती थी, आपस में द्वेष था। तो ये चीज़ें अगर ना होती शायद, है ना, तो पानीपत का तीसरा युद्ध शायद जीता जा सकता था। इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो है ये कारण था, पानीपत में जो तिथि युद्ध था उसके हार का कारण में ये भी ये कारण है कि उनमें आपसी एकता नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 43 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला कांग्रेस लीग लखनऊ पर ये समझौता तो 1916, 1916, 1916, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु है ना। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना, तिलक द्वारा जो रूल लीग है उससे गठन करना। तो इस सबका आपका जब ईयर पता रहेगा तभी होगा, सेट करते हैं इसका कौन कौन सा कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा गांधी जी जो है अफ्रीका से लौटे 1915, ठीक है, 1915। और ये आपका जनवरी था, 9 जनवरी, ठीक। इसके बाद से है 19 फरवरी 1915 को, 19 फरवरी, ये कब का महीना है, 1915 वाला ये भी है। सो सबसे पहले तो हमें लग रहा है 3 ही आएगा, ठीक है। 3 आएगा, 3 सब में दिया हुआ है, देखिए इस तरह का ऑप्शन अगर आपको पूरा पता रहेगा तभी हो पाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। ये हो गया। 3 के बाद से कौन सा आएगा आपका, 2 आएगा। 3 के बाद से अगर 2 पे जाएँ तब भी हमारे पास जो है टिप ये कटेगा और ये कटेगा, बी और सी बचा रहेगा। और इसके बाद से 2 था तिलक द्वारा होम रूल का सभी, तो 1916 है। होम रूल लीग का गठन ये भी आपका जब हुआ था तिलक के द्वारा, तो ये अप्रैल 1916 का है, एपीआर 1916 का देखिए। और दिसंबर में जो है अधिवेशन हुआ था, दिसंबर में, यानी एक आपका सबसे लास्ट में आएगा। एक सबसे लास्ट में किस में है, तो 2 तो कट गया था हमारा, ये वाला सी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा, सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1, ठीक है। इसमें देखिएगा 2 घटनाएं जो है आपके 1915 की हैं और 2 तो 1916 की है ना। तो मंथ जब आपको क्लियर है पता रहेगा तभी जाके आप डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है शुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुंग वंश का 8वां शासक काशीपुत्र भागवत था। भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष जो है तक्षशिला के शासक एंटियाल किच का राजू हेलियोडोरस के दरबार में आया। तीसरा कह रहा धनभूति वंश का अंतिम शासक था। और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है, यानी कुछ सही है और कुछ इसमें सही नहीं है। 44 इसमें जो बताया गया है ना, 1 और 3 ये दोनों तो है आपके क्या है, गलत है।
इसमें सही कौन सा है, सिर्फ आपका दूसरा सही है। तो सही नहीं वाला ही हमको बताना है, ठीक है। ये दोनों सही नहीं है, एक और तीन। एक और तीन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। ऑप्शन आपका डी। पहले समझिएगा, पूरे ऑप्शन में ऑप्शन समझिए, पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा आपका सही है। हमें से पूछा गया है सही नहीं है, यानी हमें एक और तीन बताना है ना। गड़बड़ी ये होगी कि आप फटाक से लगाएंगे केवल दो। क्यों? क्योंकि आपको ये सही दिखा और यहाँ पूछा था सही नहीं है, तो सही नहीं है तो मतलब एक और तीन होगा। थोड़ा सा लापरवाही अगर करेंगे तो प्रश्न आपका, आते हुए प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। और इस तरह की गलती बारंबार परीक्षा में होती है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, इस तरह के प्रश्न जो है गलत होते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का प्रश्न आए तो पूरा पेन लगा के काट पीट करनी क्या करना है और कौन सा आंसर है, थोड़ा सा समय लेके इस आंसर को भरिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ गुफाओं के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, फिर नहीं वाला पूछा हुआ है। कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा का ऐसी खोज लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी, ठीक है। और तीसरा कह रहा सी, यहाँ की चित्रकला धार्मिक जीवन से संबंधित है। और यहाँ 9 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध विहार है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा आपका सही नहीं है। पहला सी तो ये आपका सही है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, उसके बाद अगर बात करें तो इसकी खोज जो है 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी, भी बात सही है। और इसमें जो है सी इसका सही नहीं है, ठीक है। इस यहाँ के चित्रकला जो धार्मिक जीवन से संबंधित की बात की जा रही है, यह जो है अभी नीचे वाला अगर ऑप्शन आप पढ़ें तो यहाँ 9 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध विहार से संबंधित है। जब सभी बौद्ध विहार से संबंधित, तो धार्मिक जीवन से जो है इसका संबंध होना उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे धार्मिक चित्र के रूप में यहाँ पे चीजें नहीं है, और बौद्ध चित्र के साथ साथ लौकिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो धार्मिक जीवन के लिए अजंता की गुफा है, कौन सा है, अजंता की गुफा। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। पीडो जेनेसिस जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन अध्ययन किया जाता है ना। ये आप देखिएगा क्या है, पीडोजेनेसिस। तो मृदा निर्माण का, संक्रमण बीमारियों का, आनुवंशिकता का, आकाश की बाह्य संरचना का। पीडोजेनेसिस या पीडोजेनेसिस आप कह लीजिए, इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए मृदा के निर्माण का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है सूची दिया हुआ है, एक और दो मिलाना है, ठीक है। कि बीमारी दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ में दिया है। पहला कह रहा है कि ल्यूकमिया दिया हुआ है, बेरी बेरी है ना, हाइपॉक्सिया और रिकेट्स। रिकेट्स आप जानते हैं कि ये वाला आपका कौन सा है, इसमें पैर डिस्टर्ब होगा, डी वाला। रिकेट्स में अगर देखें तो, ठीक है, रिकेट्स में पैर डिस्टर्ब होगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, और मतलब डी का चौथा, ठीक है। उसके बाद से ल्यूकमिया जो है, इसमें क्या होता है, WBC की अधिकता होती है। एक मिनट इस पर डालें, हाँ ठीक है, ये इसका होगा ल्यूकेमिया का आपका ये हो जाएगा। बेरी-बेरी आप जानते हैं क्या होता है, बेरी-बेरी वाले में भावनात्मक असंतुलन और हाइपॉक्सिया जो है, इसमें आपकी नामांकित करने की क्षमता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का चौथा रहेगा। तो डी का चौथा रहेगा ही रहेगा, ए का तीसरा रहेगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बार-बार कहता हूँ, इस तरह के मिलान वाले प्रश्नों में जितना जितना ज़रूरी है, अगर आप देखें ये नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है यहाँ पर, ये मिलान वाला। मिलान वाला आपको याद रहे और ना तैयार हो तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। रिकेट्स आपका ये हो जाएगा, ल्यूक ने फिर से बताया WBC, बेरी बेरी भावनात्मक असंतुलन और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?